बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच का सफ़र, मैं हूं सज्जाद तरीन। आज हमारे साथ हैं पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर इसरार शाह, जो ग़ालिबन 40 साल तक पीपल्स पार्टी में रहे हैं। बहुत तवील जद्दोजहद है उनकी सियासत में, जमहूरियत के लिए, इंसानी हकूक़ की बहाली के लिए। आज उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज की सियासत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला। डॉक्टर साहब, आज के जो सियासी हालात हैं, इनमें जो सियासी कारकुन हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों में ख़त्म होते जा रहे हैं और उनकी जगह सरमायादार जगह लेते जा रहे हैं। देखिए सज्जाद तरीन, आपके प्रोग्राम का जो नाम है वो है सच का सफ़र। तो मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं व्हील चेयर पर बैठकर मुनाफ़कत करूं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 40-50 साल से इस मुल्क के अंदर डेलिबरेटली इस मुल्क की क़यादतों ने भी और इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट ने भी अगर किसी का कत्ल किया तो वो पॉलिटिकल वर्कर है। आज पॉलिटिकल वर्कर रांदा दरगाह है। अनफॉर्चुनेटली इनको बोलता हुआ वर्कर अच्छा ही नहीं लगता, उसको उस्ताद समझ लेते हैं। इनको वो वर्कर चाहिए जो राग दरबारी हो, जो अननेसेसरी इनके नगमे का है। लेकिन वो वर्कर जो घर से निकला, जिनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी सियासत की गुड़ती दी हो, जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से टकराया हो और उस वक्त टकराया हो जिस वक्त अदालतें सस्पेंड हो, उसको ये ना पता हो कि मैं अगर किले में बैठा हूँ तो मैंने निकलना कब है। मैं अगर जेल में बैठा हूँ तो हर 3 माह के बाद एक नज़रबंदी के बाद दूसरी नज़रबंदी आती थी। जब इस मिजाज के लोग जो हैं पॉलिटिक्स के अंदर वो मौजूद हैं, वो आज की पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर फिट नहीं है। और मैं अगर सच बोलना शुरू करूं तो खुदा की कसम खा के कहता हूं कि हमारी पॉलिटिकल इवैल्यूएशन एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा बेहतर अंदाज में करती थी। उनकी ऑफर हमेशा बेहतर आती थी। यहाँ तो दरख्वास्त लेके फिरना पड़ता था ना। अभी भी कोई एलिमेंट अगर रह गया था तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, क्योंकि वो स्ट्रगल के नतीजे के अंदर आई थी। उनको ये पता था कि ये जो पॉलिटिकल वर्कर है ये मेरी बरादरी है। आपको ज़िया-उल हक़ की तरफ से भी कोई हुकूमती ओहदे की ऑफ़र हुई? बिल्कुल हुई। क्या ऑफ़र हुई थी आपको? देखिए, मैं उस वक़्त MRD पंजाब का जॉइंट सेक्रेटरी था फॉर स्टूडेंट्स अफेयर्स। मैं एक यंगस्टर था, अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा, अपने कॉलेज का सेक्रेटरी रहा। फिर लाहौर की तमाम जितनी भी प्रोग्रेसिव यूनियन थी अगेंस्ट जमीयत, मैं उनका चेयरमैन था। उधर MRD अनाउंस हुई, उधर उन्होंने समझा कि यार ये तो पूरा एक अगेंस्ट जमीयत और अगेंस्ट गवर्नमेंट एक पूरा फोरम ऑर्गेनाइज हुआ है तलबा यूनियन का। सो उस वक़्त के लोगों ने, उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त की मुझे फोकस किया। उस वक़्त किले का इंचार्ज था मेजर मसूद। मैं तकरीबन 6, 7, 8 माह गुजरांवाला जेल में था। जेल के अंदर पैगाम आया कि जी आपकी रिहाई हो गई है। जेलों का असूल ये होता है कि जिस वक्त आपके पास कोई चीज़ होती है वो आप उसको बांट देते हैं। जिस वक्त जेल के गेट पर आया हूँ तो वहाँ पर देखा तो 2 ट्रक पुलिस के खड़े हुए थे। तो मैं सीधा सुप्रिटेंडेंट के कमरे की तरफ भागा। मैंने कहा मुझे तो रिहाई का अंदर मैसेज मिला था। उन्होंने कहा नो, ये ऑर्डर पढ़ ले।
कि द टेलीफोनिक मैसेज फ्रॉम द COS टू गवर्नर पंजाब, डॉक्टर इसरार शाह इज शिफ्टेड टू शाही किला। शाही किला कोई मेरे से कोई नगमे पढ़ाने तो नहीं गए थे। उन्होंने 2-3 चीज़ें गुजारी, 2-3 दिन गुजारे, उसके बाद मुझे किले से निकाला। मैंने कहा अल्लाह रहम करे, ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। जिसको देखा तो वो असेंबली हाल था, दोनों हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी। मेजर मसूद किले का इंचार्ज था, हाथ में उसके काला बैंत बड़े टिपिकल अंदाज के अंदर। इसरार शाह आ गए हो? CS टू गवर्नर पंजाब, उनका नाम था ब्रिगेडियर रशीद कुरैशी। जिस तरह आजकल चीफ मिनिस्टर की पावर है, इस वक्त उसकी पावर वो थी जिसको चाहे अंदर करे, क्योंकि ही वॉज ऑपरेटिंग द गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नर पंजाब। जिलानी वॉज द गवर्नर। मुझे कहते, ओ मिस्टर यंग मैन, हमने 7 की 7 एजेंसियों से इंक्वायरी की है, 7 की 7 एजेंसियां ये कहती हैं कि ये शख्स बहुत डेंजरस है, इसको मत रिहा करो। आपके वालिद की रिप्रेजेंटेशन आई है, आपका वालिद मुझे मिला है, वो तो बहुत शरीफ आदमी लिखता है। आप इतने अरसे से जेल के अंदर हैं, किसी पॉलिटिकल लीडर ने आपका नाम दिया? उन्होंने ब्लंटली कहा, उन्होंने कहा इसरार शाह, मैं हकीम का बेटा हूं एबटाबाद में। मैं आज यहाँ पर CS टू गवर्नर पंजाब हूँ। मेरा आपको मशवरा है, फर्स्ट मेक मनी, देन कम इन पॉलिटिक्स। उस वक्त मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। मुझे कहता, व्हाट यू वांट, वेयर यू वांट टू अकोमोडेट, यू आर ए गुड ऑरेटर, you are a brave man. I don't know why you are spoiling your life. I can just ring you a brigadier if you want to accommodate in your profession. No problem for me. Then उन्होंने कहा कि if you want to accommodate politically, you can be advised to the youth and students affair to Jilani Khan. मेरे चेहरे पर मुकम्मल खामोशी थी। उसने कहा, बात बताएं ना जी, आप क्या? सज्जाद तरीन, मैं कसम खा कर कहता हूँ, मैंने कहा मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लहू से गद्दारी नहीं कर सकता। डॉक्टर शाह, लेकिन आपने उनकी ये बात ज़हन में रखी कि सियासत में आओ और पहले पैसा कमाओ। तो फिर आपने सियासत में आके पैसा कमाया? देखिए, सियासत में आके तो पैसा नहीं कमा सका। मैं 1988 में 89 की हुकूमत में एडवाइज़र बना। जिस वक़्त मेरी शादी को 2 महीने 4 दिन हुए थे, 2 महीने 4 दिन के बाद हुकूमत टॉपल हो गई। मेरे पास टोटल 13,200 रुपये सलामी के थे। मैं शहर के अंदर जाके बिन्नत करता था कि मुझे कोई पोर्शन किराए पर दे दे। मेरा एडवांस साल की बजाय मेरा 6 महीने कर लिया, लेकिन किसी ने नहीं किया। दैट्स द हिस्टोरिकल फैक्ट। फिर एक सरकारी फ्लैट मिला, मेरी बेगम मेडिकल ऑफिसर थी, उसके फ्लैट के अंदर मैंने अपना 16 साल गुजारे। डॉक्टर शाह, क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर इसरार शाह जो एडवाइज़र था, हुकूमत गई तो 13,000 उसके पास थे, वो देखते ही देखते आइंदा चंद सालों में करोड़पति कैसे बन गया? यस सज्जाद तरीन, मेरी तो ख्वाहिश है कि मुझे कोई इदारा बुलाया, मुझे नैब बुलाया। मुझे कई मरतबा एजेंसियों ने क्वेश्चंस किया है। यही हाल
1993 से लेकर 96 तक। जिस वक्त मैंने ये देखा कि 88 का जिस वक्त मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया एमपीए की फ्रॉम लाहौर, तो मैंने लिखा कि इस हलके में अगर किसी की जेल मुझसे ज़्यादा है, किसी की एजुकेशन मुझसे ज़्यादा है, को मेरे से अच्छा मुकर्रर है, उसको टिकट दे दिया जाए। लेकिन क्योंकि मेरे ऊपर एमएनए का कैंडिडेट जहांगीर बदर था, और जहांगीर बदर हमेशा मुझसे पर्सनैलिटी कल्ट का शिकार रहा है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, उसने मजलिस शूरा के रुकन मियाँ यूसुफ सली को एमपी का टिकट दे दिया। फिर ये जो 1.5-2 साल का फेज़ आया, फिसल आउट हो गया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने अपने बच्चों को भी पालना था, गुज़र औक़ात भी करना था, तो मैंने छोटा छोटा प्रॉपर्टी का काम किया। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता, मेरे पास पैसे आते। फिर अल्टीमेटली मैंने प्लान किया कि मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्लॉट जो हैं वो सीडीए एक इंडस्ट्रियल कमेटी है, वो अलॉट करती है, तो वेटनरी फार्मास्यूटिकल के हवाले से प्लॉट लिया। जब मैंने वो प्लॉट लिया तो वो प्लॉट की कीमत जो है वो सरकारी कीमत 16 से 17 लाख थी, जो मैंने 3 से 4 साल में पे करनी थी। वो प्लॉट आपको पीपल्स पार्टी के दौर में मिला? नो, दौर नवाज शरीफ का था, लेकिन उसके लिए पीपल्स पार्टी या उसके पैमाने नहीं थे। डॉक्टर शाह, आपके मुखालफिन ये कहते हैं कि डॉक्टर शाह के अकाउंट्स जो हैं वो चेक कर लें और उनके बाकी भाइयों के चेक कर लें, वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, उनके डॉक्टर शाह के बराबर नहीं हैं। कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। आपको किसने कह दिया? आप मेरे सारे भाई माशाल्लाह कंफर्टेबल है। आपके सारे मेरा छोटा भाई जो है उसकी अपनी इंडस्ट्री है, वो अपना काम कर रहा है। बड़ा भाई प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, हर एक का अपना घर है। मैंने 98 के अंदर जिस वक्त काम शुरू किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैंने कुल वक्ती कारोबार किया और जुज़ वक्ती पॉलिटिक्स की। डॉक्टर शाह, आपने 40 साल कमोबेश पीपल्स पार्टी को दिए हैं। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसफ जरदारी के साथ काम किया है। आज आप एक खिलाड़ी के साथ खड़े हुए हैं, आपको कैसे लगता है? देखिए, मैं शहीद बीबी की बात नहीं करता, मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात नहीं करता, लेकिन सज्जाद तरीन अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क की सियासत से गटर उबल रहे हैं। घिन आती है। इस मुल्क के अंदर कमर्शियलिज्म पॉलिटिक्स की बाकायदा थ्योरी फ्लोट कर दी गई है। कोई जेन्युइन वाइट कॉलर इंसान इस मुल्क में पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। कर रही बात कि मैं इमरान खान के साथ क्यों गया हूं, इसलिए गया हूं कि आसफ जरदारी के दरबारियों ने हजरतना आसफ जरदारी साहब बहुत प्यार करते थे, रवैयों के एतबार से बहुत बड़ा आदमी है। उसके जो इर्द गिर्द तबलची थे, जितना आसफ जरदारी मुझसे प्यार करता था वो उतने ही ज्यादा मुझसे रकीब बनते थे। उनके कान में कोई ना कोई नगमा मेरे खिलाफ गुनगुनाया जाता था। अब डू यू थिंक कि एक शख्स को इस चक्कर के अंदर कि मैंने उस वक़्त एक मिनिस्टर जो आसफ जरदारी की मूछ का बाल था, जो आज पीपल्स पार्टी में नहीं है, जो आज इमरान खान की कैबिनेट का रुकन है, उसको तमग़े इम्तियाज मिला तो मैंने उसके पर प्रोटेस्ट किया। उनको तमग़े जमहूरियत इसरार शाह नज़र नहीं आता था, जो अपना एक हाथ से ज़िंदगी गुजार रहा है।
जिसके कानों के पर्दे फटे हुए हैं, मुझे बात मुकम्मल करने से जातरीन, जिसके हाथ की प्लास्टिक सर्जरी हुई है, जिसकी दोनों टांगें खो गई हैं, और फिर मुअत्तल किया जाता है कि जाओ जी माफ़ी मांगो। दे विल एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज कि मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा। उनके दरबारियों ने जरदारी साहब को कहा इसको मुअत्तल करो, पार्टी इक़्तिदार में है, आके हाथ जोड़ता आएगा। मैंने इक़्तिदार से क्या लेना था? इक़्तिदार मेरे हाथ की, मेरे कानों के पर्दे की टूटी हुई उंगली का कुछ नहीं कर सकता। इक़्तिदार ने मुझे क्या देना है? और सो मच सो इमरान ने मुझे क्या देना है? मैंने तो इमरान कभी फॉलो नहीं किया। जिस वक्त उन्होंने मुझे निकाला तो मैंने ये अपनी तौहीन समझी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वर्कर जो है वो आके किसी से माफ़ी मांगे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर इसरार साहब से ये पूछेंगे कि उन्होंने आसफ़ अली ज़रदारी के नामज़द करदा वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखा और उसे कहा कि करप्शन के तमाम रास्ते जो हैं वो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ यहाँ ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर इसरार शाह, जिनकी बहुत स्ट्रगल है जमहूरियत के लिए। डॉक्टर साहब, आपने आसफ़ अली ज़रदारी के नामज़द वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को एक ख़त लिखा और आपने लिखा कि करप्शन के तमाम रास्ते वज़ीर आज़म हाउस की तरफ जा रहे हैं। क्या ये पार्टी वायलेशन नहीं थी? देखिए सज्जाद तरीन साहब, ख़त लिखना वायलेशन नहीं है। अगर मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो मुझे बताओ। डॉक्टर साहब, आपको आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनाया, जो पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी है। आप उसके अंदर बात करने की बजाय आप ख़त लिखते रहे हैं। सज्जाद तरीन साहब, जिस वक्त मैं महसूस करूंगा कि कोई मीटिंग नहीं हो रही तो मैं ख़त का एक प्रॉपर फोरम अडॉप्ट करूंगा ना। मुझे जहाँ तक गुफ्तगू होती थी मैं गुफ्तगू करता था। मुझे बाकायदा आसफ़ अली ज़रदारी साहब डेलिबरेटली कह देते थे आपने नहीं बोलना, भले से वो मोहब्बत में कह देते थे, क्योंकि मैं सच बोलता था। और ख़त लिखना कौन सा जुर्म है? मैंने पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को ख़त लिखा था, मैंने कोई ओपन ख़त नहीं लिखा था। और फितरी बात है कि इस वक्त मैं महसूस कर रहा था कि मेरी पार्टी जो है वो पंजाब के अंदर ख़त्म हो रही है, और जो चीज़ इस पार्टी को बदनाम कर रही है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का असासा है, वो तबाह हो रहा है। मैंने उसको पॉइंट आउट किया। सियासी लोग आपके बारे में ये कहते हैं कि डॉक्टर इसरार शाह पीटीआई में तो चले गए लेकिन उनके अंदर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं निकला, ये दुरुस्त है? अल्लाह सज्जाद तरीन, किसके अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो निकल सकता है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क में गैरत का नाम है, और हर गैरतमंद पॉलिटिकल वर्कर चाहे वो किसी पार्टी का है उसका जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कभी कन्फाइन नहीं कर सकते सिर्फ चंद लोगों पर। वो जो गड़ी खुदा बख्श है वो एक मशल राह है इस मुल्क के पॉलिटिकल वर्कर के लिए। डॉक्टर शाह, आपसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये पूछा कि आप मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साथ काम करते रहे और अब हमारे साथ आके हुकूमती ओहदा मांगते हैं। हाँ, ये भी बात सुन लें। जब मेरी मोहतरमा की सेक्रेटरी नाहिद खान से क्लैश शुरू हुआ तो मैंने एक जेन्युइन भुट्टोइस्ट के तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस मुल्क के अंदर मीर मुर्तज़ा भुट्टो को लाना चाहिए। अगर बाकी लोगों को एमनेस्टी मिल सकती है तो मीर मुर्तज़ा को क्यों नहीं मिल सकती? खुदा गवाह, मेरा मीर से कोई राब्ता नहीं था। मैं जेन्युइनली महसूस करता था कि अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर के साथ उसका भाई खड़ा होगा तो ये जो इर्द गिर्द लोग हैं ये वो रोल अदा नहीं कर सकेंगे जो पीपल्स पार्टी के साथ कर रहे हैं। नतीजतन जो हुआ, उस वक़्त भी कोशिश थी
कि मुझे पार्टी से निकाल दिया जाए, लेकिन अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में दे बेगम नुसरत भुट्टो को। उन्होंने मुझे जरदारी हाउस बुलाया, उन्होंने कहा पता लगा है कि तुमने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। मैंने कहा बेगम साहिबा गैरत से पॉलिटिक्स की और गैरत से करूँगा। उसने कहा मैं माँ हूँ ना, मैं जब तक जिंदा हूँ किसी शख्स को जुर्रत है कि तुम्हारे ये दरवाजे जरदारी हाउस पर बंद करे या बेनज़ीर के घर पे बंद करे? वो बहुत बड़ी खातून थी, वो वाकई एक माँ थी। उन्होंने मुझे रोक लिया और हकीकत बता दूं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इतनी टावरी पर्सनैलिटी थी, अगर उनको पता लग जाए कि उनकी सेक्रेटरियों से डॉक्टर सार का क्लैश है तो सेक्रेटरियों की बात नहीं सुनती थी, वो इक्वली वे करती थी। डॉक्टर शाह, आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी में या आप लीडर हैं या मैं लीडर हूँ। क्या आज आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ये बात कहने वाला डॉक्टर इसरार शाह आज एक ऐसे आदमी के सामने खड़ा है जो पाकिस्तान की सियासत में हादसाती तौर पर आया है? देखिए सज्जाद तरीन साहब, उसकी वाकया कुछ इस तरह है कि मैं 2002 में NA48 का कैंडिडेट था। वहां पर साजिश करके टिकट बाबर रवान को दिलवा दी गई। बाबर रवान की मेरी सर्द जंग थी। फिर 2007 का इलेक्शन आया तो मुझे पता लगा कि कोई और शख्स किसी टिकट के लिए मैनोवरिंग कर रहा है। मैं दुबई गया। इस वाक़े के तकरीबन 8 से 10 लोग गवाह हैं। मिरानी साहब बैठे थे, यासमा जहांगीर और जहांगीर मिनिस्टर बैठे हुए थे, कुछ सेनेटर बैठे हुए थे। शहीद बीबी ने मुझे कहा कि डॉक्टर शाह, एक तरफ आप पार्टी के कैंडिडेट को हराएं और दूसरी तरफ पार्टी की टिकट मांगे हैं। मैंने कहा बीबी प्लीज, मैं किसी शख्स पर गुफ्तगू करके अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मैं अपनी बात करने आया हूं। कहती मुझे फीडबैक किया गया है कि इसरार शाह इज नॉट ए विनिंग कैंडिडेट। मैंने कहा बीबी, कैंडिडेट विनिंग और लूजर नहीं होते, पार्टियां विनिंग और लूजर होती हैं। आपने 2002 में अपना सुकरात इलेक्शन लड़ा के तो देख लिया है। मैंने कहा बाई दी वे आपको किसने कहा है? उन्होंने मुझे 3 नाम पॉइंट आउट किए। नंबर 1 राजा परवेज अशरफ, नंबर 2 नाहिद खान, नंबर 3 जहांगीर बदर। मैं दुबई में बैठी हूं, ये मेरी राय देते हैं, ये पार्टी लीडर है। मैं कहा बीपी प्लीज, फॉर गॉड सेक, डोंट इंसल्ट द वर्ड ऑफ लीडर। दे आर ऑफिस बेरर, दे आर नॉट अ लीडर। इस पार्टी में आप लीडर हैं या उसके बाद मैं अपने आप को लीडर समझता हूं। और ये तारीखी हकीकत है सज्जाद तरीन, जब लियाकत पाक के आखिरी स्टेज पर बीबी जा रही थी तो बीबी के गले में अगर किसी ने हाथ डाला तो उसके गले में हाथ डाला जो लीडर थी, और उस वक्त ने बताया कि मैं आप भी लीडर हूं, जो मैं आधे वजूद से बीबी के गले में हाथ डाल रहा हूं। डॉक्टर शाह, आपने ये कहा कि आपको फौजियों ने ऑफ़र की कि आप आ जाएं, हुकूमती ओहदा ले लें, और आपने कहा कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लाश से बेवफाई नहीं कर सकता। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर को आपके साथ थी, या लीडर वो थी या लीडर आप थे? आपने ये उनको भी कहा। फिर डॉक्टर इसरार शाह उस पार्टी को और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लाश से बेवफाई करके PTI में क्यों चले गए, जबकि आपको यहाँ हुकूमती ओहदा भी नहीं मिला? हाँ सज्जाद तरीन साहब, अगर कोई देने और बांटने वाला आसफ जरदारी से बड़ा कोई नहीं है। अगर ओहदे की बात होती तो आसफ जरदारी से ज़्यादा देने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ पॉलिटिक्स के अंदर।
मैं किस लिए गया? देखिए, पार्टी का लीडर पार्टी का बाप होता है। मुझसे अगर गलती भी हुई थी तो मुझे बुला के कहा जा सकता था, इसरार शाह तुमने ये गलत किया है। मुझे कुछ शो का नोटिस दिया जाता। आप मेरी रुकनीत सस्पेंड करते हैं इसलिए कि आप समझते हैं कि इस मुल्क के हुक्मरान हैं। आपको नहीं पता कि इसरार शाह तो सारी ज़िंदगी हुक्मरानों से लड़ता रहा है। मैंने तो आसिफ जरदारी की कदर की है एज ए पार्टी लीडर, पार्टी के को चेयरमैन की, मोहतरमा के खामिद की हैसियत से। अगर आसिफ जरदारी साहब को घमंड ये था कि मैं सदर पाकिस्तान हूँ, तो सदारतों से हमारी हमेशा लड़ाई रही है, चाहे वो ज़ियाउल हक हो, चाहे मुशर्रफ हो, चाहे फारूक लगारी हो, चाहे कोई और हो। डॉक्टर शाह, ये आमतौर पर कहा जाता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के साथ ही पीपल्स पार्टी की मज़ाहमत की सियासत दफन हो गई है। क्या ये दुरुस्त है? मेरा ख्याल सज्जाद तरीन साहब, इसमें कौन सी बात छुपी हुई है? अब तो हर हलके, हर तहसील के अंदर पेमेंट पार्टी को तलाश किया जाता है। पहले पॉलिटिक्स नजरिए की बुनियाद पर होती थी, अब ये नहीं पूछते। अब देखते हैं कि उस इलाके का सबसे बड़ा कब्जा ग्रुप, उस इलाके के अंदर जिसने फ्रॉड से पैसे बनाए, उसको टिकट दे दो। और ये पीपल्स पार्टी का अलमिया नहीं है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का प्रॉब्लम है। डॉक्टर शाह, 1985 के बाद जो इलेक्शन का एक अमल महंगा होता गया और जिस तरह ज़ियाउल हक के दौर में लोगों ने पैसे कमाए, और इलेक्शन का अमल अब इतना महंगा कर दिया गया है कि कोई आम वर्कर तो ये सोच ही नहीं सकता कि वो इलेक्शन लड़े। इसका फिर क्या किया जाए? देखिए, सियासत को वापस उस तरफ लाना होगा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो छोड़ कर गए। मुकम्मल नजरियाती पॉलिटिक्स। इस मुल्क के अंदर जिन जिन लोगों ने करप्शन की है और जो उनकी नस्लें जो बेनिफिशरी हैं, जब तक उस सारे ख़ानदानों को बैन नहीं करोगे पॉलिटिक्स के अंदर, ये गंद रहेगा, मुकम्मल तौर पर गंद रहेगा। मैं किसी की ज़ात का मुखालिफ नहीं हूँ। अगर कोई शख्स बीवी पर इल्ज़ाम लगाता है तो मैं कहता हूँ ओके, लेट द फेस। क्यों? इस मुल्क के अंदर अगर किसी शख्स ने सच ईमानदारी की पॉलिटिक्स की बुनियाद रखी तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। कैसे मुमकिन है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत कैसे मुमकिन है? कैसे वापस लाई जा सकती है? क्यों नहीं लाई जा सकती? क्यों नहीं लाई जा सकती? एक डायनामिक लीडरशिप की ज़रूरत है जो इस मुल्क में उन प्रोग्रामों को लेकर चले। डॉक्टर शाह, आप पर इल्ज़ाम है कि आप कौमी असम्बली के मेंबर बनने के लिए आपने मजूर अफराद का भी डी चौक पर मुजाहरा करा दिया और उन पर भी तशद्दुद कराया कि इनको एक सीट दी जाए कौमी असम्बली में। देखिए, मैंने कोई तशद्दुद नहीं कराया, मैंने मुजाहरा ज़रूर करवाया था। मैंने मुजाहरा ज़रूर कराया था कि इस मुल्क में अगर बेगमात का असम्बलियों में कोटा है, और बेगमात भी कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं, बेगमात में भी 60% वो बेगमात हैं जो क़यादत की आँख को अच्छी लगती हैं। अनफॉर्चुनेटली हर तरफ यही पैमाना है। डॉक्टर शाह, आप पर इल्ज़ाम है कि आपने मुस्लिम लीग नून में शामिल होने की कोशिश की, उन्होंने नहीं लिया तो आप पीटीआई में चले गए। नो, सज्जाद तरीन, ये रिकॉर्ड पे ले आऊं। जिस वक़्त मेरी सीसी मुअत्तल की गई, जिस वक़्त मेरी सीसी मुअत्तल की गई, मैं बड़ा एहतराम करता हूं परवेज़ रशीद साहब का। वो मेरे घर तशरीफ़ लाए। उन्होंने मुझे कहा कि इसरार शाह, मैं तुम्हें ये तो नहीं कहता कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ। उस वक़्त जॉइंट हुकूमत थी सूबे के अंदर। उन्होंने कहा कि तुम सूबे के अंदर हमारे साथ आ जाओ। मैंने कहा परवेज़ भाई, लोग ये कहेंगे आसिफ जरदारी ने हड्डी नहीं डाली, मियाँ ने हड्डी डाली और इक़्तिदार में चला गया। वो भी ज़िंदा है और मैं भी मौजूद हूँ। हाँ, कभी वक्त पड़ा तो मैंने कहा जब आप क्राइसिस में होंगे फिर मैं आपके साथ आकर खड़ा हूँ। डॉक्टर शाह, एक जानिब आप कहते हैं कि भुट्टो साहब वाली सियासत लाई जाए, दूसरी तरफ आप उस पार्टी में शामिल हैं जिसमें सारे करोड़पति और अरबपति हैं, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि उनके सारे ATM हैं उनके। देखिए सज्जाद तरीन,
मुझे नहीं पता कि ये मेरा फैसला गलत है या दुरुस्त है। जब आप मुझे अपने घर से 50 साल की खिदमत के बाद निकाल दो, मुअत्तल कर दो, मेरी तस्हीक कर दो, तो मुझे इमरान खान ने बड़े बाइज़्ज़त अंदाज के अंदर पनाह दी। उन्होंने मुझे अपनी पार्टी का एडिशनल सेक्रेटरी पाकिस्तान बनाया। हाँ, मेरा एक ड्रॉबैक ज़रूर था वहाँ पर, मुझसे पीपल्स पार्टी की बुराई नहीं हो सकती थी। मैं भुट्टो की बुराई नहीं कर सकता था, मैं बीवी की बुराई नहीं कर सकता था, मैं अपने माजी के 40 साल पर गाली देकर इमरान खान को खुश नहीं कर सकता था। ये कभी हो नहीं सकता था। मुझे रही बात इक़्तिदार की, देखिए मैं बेसिकली पॉलिटिकल वर्कर था, मेरी टिकट थी, मैंने 27-28 हज़ार वोट लिए थे। मैं इस इंटेंशन में गया था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि मुझे दुख है इस मुल्क की क़यादत का। सज्जाद तरीन, आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, इस मुल्क की क़यादत एक बड़ी दहशतगर्द है। डॉक्टर साहब, एक दहशतगर्द ने मुझे बम बला से उड़ाया, और बाकी जो दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने मुझे जिंदा कब्र में डाल दिया। डॉक्टर साहब, आपको सियासी क़यादत क्या दे? पीपल्स पार्टी ने आपको एमएनए का टिकट दिया, पीपल्स पार्टी ने आपको सेनेट का टिकट दिया, पीपल्स पार्टी ने सबसे बड़ी जो बॉडी है पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनाया, आपको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 2 दफ़ा एडवाइज़र बनाया, और आप क्या मांगते हैं? भाईजान, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मतलब ये नहीं है कि इसरार शाह तो अपना आधा वजूद दे के गया और उसके अंदर जो मस्खरे बैठे हुए थे, मैं उसकी तफसील बताऊं, जो ज़ियाउल हक के वक्त के अंदर मिठाइयाँ बांटते रहे थे, वो भी उसका मेंबर है। आप ये पैमाना मत करें कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का, अगर मेरी तरह के वर्कर पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में होते, यहाँ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर ये कारोबारियों का कोटा है, ये फ्यूडल का कोटा है, ये चमचों का कोटा है, ये मरासियों का कोटा है। ये सारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वो थी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बनाई थी। वाहिद आदमी वो हैं जिनको आसफ अली जरदारी साहब ने बनाया था आपको। वो ठीक है, आसफ अली जरदारी साहब का इसलिए मैं एहतराम करता हूँ, उन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अगर मैं बात करूँ तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाए कि चलो भी निकल जाओ यहाँ से। मैंने इक़्तिदार इसलिए छोड़ा कि अभी आसफ जरदारी ये ना सोचे कि इसरार शाह इक़्तिदार का मुतलाशी है। मेरा खुदा का शुक्र है, आप कह रहे कारोबार की, मैं कहता हूँ मेरी इस मुल्क की क़यादत इतना इनकम टैक्स नहीं देती, मैं 2 से 2.5 करोड़ रुपया इनकम टैक्स देता हूँ। मैं कारोबार करता हूँ, कारोबार करना कोई जुर्म नहीं है। मेरी वेटनरी मेडिसिन की फैक्ट्री है, अपना बिजनेस करना कोई जुर्म नहीं है। इस मुल्क की क़यादत इतना टैक्स नहीं देती जितना मैं टैक्स देता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं बात ये कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने तो आपको नवाजा, आप कहते हैं मुझे दफन कर दिया। पीपल्स पार्टी है जिसने डॉक्टर इसरार शाह को इसरार शाह बनाया। सज्जाद तरीन साहब, ओदी नवाजिश होती है? कैसी बात करते हैं आप? तो खुद एक वर्करों की तस्हीक कर रहे हैं। ओहदे उनकी एबिलिटी और सलाहियत की बुनियाद पर दिए जाते हैं। यही तो मेरा शिकवा है कि ओहदे नवाज़शात की बुनियाद पर दिए गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट था, मैं सेक्रेटरी का प्रेसिडेंट था, और मेरी जैसी सीवी, मैं उन शहीदों की बात नहीं करता जो कब्रों में पड़े हैं। आओ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस मुल्क की सियासत के अंदर एक बंदा दिखाओ जिसकी इसरार शाह से हिस्ट्री ज़्यादा हो। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो डॉक्टर इसरार शाह से मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इसरार शाह, पाकिस्तान पीटीआई के बड़े मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत 40 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो गई है पॉलिटिक्स करते हुए, जद्दोजहद करते हुए, बुनियादी हकूक़ के लिए और बुनियादी आज़ादियों के लिए वो कोशिश करते रहे। डॉक्टर शाह, आप पर ये इल्ज़ाम है कि आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इर्द गिर्द जो लोग थे, आपने उनसे भी तनाज़ा पैदा कर लिया। आपने जो आसफ अली जरदारी साहब के इर्द गिर्द लोग थे, उनसे भी तनाज़ा पैदा कर लिया। लोग ये कहते हैं आप में सलाहियत नहीं थी, आप तनाज़ा पैदा करके अपने आप को नुमायाँ करते हैं। सज्जाद तरीन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मोहतरमा के किसी बंदे से मेरा कोई ग्रीवेंसेस नहीं। नाहिद खान देखिए, वो जो थे ना, ये जो होते हैं सेक्रेटरियाँ, ये एस्टेब्लिशमेंट
चाहे वो दूसरी एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पार्टियों की एस्टेब्लिशमेंट हो, हमारी लड़ाई उनसे रहती है। इनसे कभी हमारी नहीं बनी, क्योंकि इनका पैमाना और है। मुझे बताएं कि सीसी के कौन सा रुकन है जिससे कभी मेरी को लड़ाई हुई हो। और अगर मैंने किसी की ज़ात के ऊपर ओपिनियन दिया है, किसी लेटल एंट्री के ऊपर कुछ कह दिया है जो पार्टी की थी, अगर फिर बाबर अवान पीपल्स पार्टी है तो फिर इसरार शाह पीपल्स पार्टी। डॉक्टर इसरार शाह 2008 के बाद पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन जीती तो आपको जरदारी हाउस का इंचार्ज बनाया गया कि कारकुनों के आप मसाइल सुने। आपके इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने इन अफसरान को, और DMG अफसरान और दूसरे अफसरान को धमकियाँ देनी शुरू कर दी, उनको ब्लैकमेल कराने शुरू कर दिए, अपने ज़ाती काम कराने शुरू कर दिए। क्या ये अख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं था? मेरे ख्याल सज्जाद तरीन, ये मेरे ख्याल पब्लिक परसेप्शन बनाई गई है, ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या थे आप बताएं? मैं कह रहा हूँ सज्जाद तरीन साहब, जितना पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद का वर्कर मजलूम है, कोई मजलूम नहीं है। इन बेचारों को क्या मिला है? अगर ये बेचारे कोई DO लेटर ले जाते तो इन पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता था। इर्द गिर्द की एस्टेब्लिशमेंट जरदारी साहब को अपना खुश करने के लिए कि जी वो जो है वो लेटर बेच लिए। उन्होंने, हो सकता है अपने बच्चों का पेट पाला हो, उन्होंने मुल्क नहीं बेचा, इदारे नहीं बेचे उन्होंने। नहीं, आप सियासी कारकुनों को करप्ट बना रहे हैं लेटर दे के, और आप कहते हैं कि लेटर बेचो। मैं करप्ट नहीं बना रहा हूं, उन पर इल्जाम लगाया गया है। वो आज भी बेचारे उन्हीं थड़ों पे बैठे हुए हैं, उन्हीं गलियों के अंदर बैठे हुए हैं। किसने क्या बना लिया? डॉक्टर शाह कहते हैं कि जो पॉलिटिकल कारकुन हैं वो जब सियासत में आके ओहदे मिल जाएं तो वो करप्शन शुरू कर देते हैं। आप पर भी, आपके मुखालफिन इल्ज़ाम लगाते हैं, जहांगीर बदर पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं। इसकी क्या वजह है? देखो जी, बात यह है कि करप्शन का तो इल्ज़ाम उस वक्त लगे जिस वक्त किसी इंसान के ऊपर को पावर रही हो। आप एडवाइजर रहे हैं, जहांगीर बदर मिनिस्टर रहे हैं। बाबा, मैं एडवाइजर रहा हूं, मेरे ख्याल इनको हुकूमत की वर्किंग का ही नहीं पता। मैं एडवाइजर रहा हूं लाइफस्टॉक डिवीजन का, जिसकी जो रोल है वो पॉलिसी प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। बेसिकली तो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इसमें फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन तो है ही नहीं। दोनों मरतबा एडवाइजर रहा हूं और दोनों मरतबा मेरे पास फ्लैट के अंदर था, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था। डॉक्टर शाह, अगर दोनों मरतबा आप रहे हैं और आप उन्हें इसमें कोई माली मामला नहीं, तो फिर दोनों मरतबा जो आपके साथ मिनिस्टर थे, फेडरल मिनिस्टर थे जो आपके, उनसे आपका क्यों तनाज़ा हुआ? सज्जाद तरीन साहब छोड़ दें, ये डिटेल की बात है, मैं नहीं करना चाहता। आज हकायक बताएं। आपने ये कहा कि सच का सफर है और मैं सच बताऊंगा। सच का सफर, देखिए कुछ मामलात ऐसे थे, मैं मिनिस्ट्री खुराक और ज़राअत में बैठा था, जिसमें अगर मैं डिटेल बोलूं तो कुछ पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। फिर आप कहेंगे क्योंकि मैं PTI में बैठा हूं, आप पता नहीं कि किसी की करैक्टर असैसिनेशन कर रहा हूं। मैं किसी की करैक्टर असैसिनेशन नहीं कर रहा हूं। जिन्ना खाइयाँ गाजरा टिड्डों ना दे पीड़, नैब के अंदर सारे बैठे हुए हैं, सारे चीज़ें भुगत रहे हैं, मेरी तरफ तो किसी ने एक उंगली नहीं उठाई। डॉक्टर साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 27 दिसंबर को आपके साथ बैठी हुई थी, आपने उनको अपने गले से उतार के हार भी डाला। क्या कोई ऐसी बात नाजरीन को बताएंगे कि उन्होंने को स्टेज पर कोई बात आपसे की हो? अरे मुझे देखें, वो तो सब के सामने सारा मजमा देख रहा था और स्टेज के सारे लोग गवाह हैं कि बीबी ने स्पीच से पहले रहमान मलिक को कहा कि रहमान इसरार को मेरे पास लाओ। रहमान मलिक ने मेरी व्हील चेयर ली, मैं बीबी के पास चला गया। खुदा की कसम, बीबी मेरे बारे में इस तरह डिस्टर्ब थी जिस तरह एक बड़ी बहन अपने भाई के लिए डिस्टर्ब होती है। कहती, इसरार शाह कंपेन कैसे कर रहे हो? मैंने कहा, बीबी मैं वर्करों का मशकूर हूँ, मुझे कांधों पर उठाकर दूसरी मंजिल पे ले जाते हैं। कहने लगी, इसरार शाह खुदा की कसम ये सच कह रहा हूँ। कहती, इसरार शाह मेरी ख्वाहिश है तुम जैसे बहादुर को मैं पार्लियामेंट के फ्लोर पर देखूं। और सुनो सज्जाद तरीन, मैं सेनेट के लिए अप्लाई करूं और सेनेट की टिकट किसी और को दे दी जाए।
सेनेट मुकाबले वाला हो तो मुझे दे दी जाए, लड़ाइयों के लिए हम दे दी जाए, हमें मैदान में फेंक दिया जाए। जहाँ जीतने वाली हो तो वो अपने चहीतों को दे दिया जाए। अगर बात खुली तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। आप क्या समझते हैं कि आपको सीसी का फुल वो लगा दिया, जो बीबी की ख्वाहिश थी कि मैं आपको पार्लियामेंट के फ्लोर पर दूं। 5 एडवाइज़र होते हैं जो पार्लियामेंट के फ्लोर पर जा सकते थे। इन्होंने जिनको बैठाया उनके नाम देखो, इसरार शाह को नहीं बना सकते थे। 17 इम्तियाज़ ऐसे से मरासियों को दिए, ये अपने वर्कर को निशाने जमहूरियत नहीं दे सकते थे। मैं इनसे क्या मांग रहा था? मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं थी। जितनी एडवाइज़र की तनख्वाह है इतना तो मेरा मार्केटिंग मैनेजर तनख्वाह लेता है। डॉक्टर शाह, आपको 2 दफ़ा एडवाइज़र बनाया, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का मेंबर बनाया, आप कहते हैं क्या किया? क्या कितने ऐसे पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं जो कोड़े खा गए, जो तशद्दुद हो गया, जो फौत हो गए, जिनको फांसियाँ लग गई, आज का उनका कोई नाम लेवा नहीं है, कुछ जानता नहीं है उनको, वो लोग भी तो मौजूद हैं। देखिए सज्जाद तरीन साहब, मैं हर के रोल को सलाम करता हूं, मेरा उनसे कोई ग्रीवेंसेस नहीं है। मैं तो उन्हीं की लॉट का एक नुमाइंदा था, ताकि उस क्लास को ये बता सकें कि ये हमने बिठाया हुआ है इसरार शाह। डॉक्टर शाह, आप पर ये इल्ज़ाम है कि आपने 35-40 साल क्योंकि मज़ाहमत की सियासत की है, आपके अंदर से वो मज़ाहमत वाला आदमी निकल नहीं सकता। पार्टी हुकूमत में भी हो तो आप पार्टी से मज़ाहमत शुरू कर देते हैं। देखिए सजातरी, मैंने मज़ाहमत नहीं की है, मैंने तो उनको समझाया है। मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, मैंने कुछ बात की हो। आपने खत लिखे हैं। खत लिखना जुर्म है? अगर जुर्म है तो फिर मैंने किया है। क्यों कि मुझे जो है ना ईमान कहता है कि अगर ताकत से बना सकते हो तो ताकत से बनाओ। डॉक्टर शाह, आपको ऐवान सदर तक रसाई थी, आपको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव तक रसाई थी, क्या आप खुद नहीं अपनी ज़बानी जाके उनको नहीं बता सकते थे, बजाय इसके कि आपने उनको ख़त लिखे और ख़त लीक हो गया और मीडिया पर आ गए और फिर आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मुअत्तल हो गई? सज्जाद तरीन साहब, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अपना एक एजेंडा और अपनी गुफ्तगू होती है, वहाँ पर आप इस किस्म की बातें नहीं कर सकते। हाँ, मैं चाह रहा था कि ये सारी बातें आसिफ अली जरदारी साहब से करता। मैं हफ्ते का एक मरतबा ज़रूर रिक्वेस्ट डालता था मुलाकात के लिए, लेकिन मुझे मुलाकात करने नहीं दी गई। मैं ऐवान सदर की को रोटी खाने जाता था, या मैं मुतमन्नी था कि कोई मुझे जब भी डाले? नॉट एट ऑल। अगर मेरी बात उस वक़्त ऐवान सदर में सुन ली जाती तो शायद ये नौबत ना आती, क्योंकि उन लोगों का मेरी जरदारी साहब से कम्युनिकेशन ख़त्म हुई, उन लोगों का वार चल गया। और कहेंगे तो नाम भी पता। डॉक्टर शाह, जिन मकासद के लिए आप पीटीआई में शामिल हुए थे, क्या आपको लगता है कि 3 साल में पीटीआई ने वो मकासद पूरे कर लिए? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सज्जाद तरीन साहब, इसके लिए बाकायदा एक प्रोग्राम चाहिए। कुछ तो बताएं। मैं कह रहा हूँ कि वेरी वेरी होपलेस कंडीशन। मैं बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर सेटिस्फाइड नहीं। डॉक्टर शाह, आपने 2 इक़्तिदार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के और तीसरा इक़्तिदार आसिफ जरदारी का भी देखा। आज जो इक़्तिदार आपके सामने है, जिस पार्टी में आप बैठे हुए हैं, कुछ तो फ़र्क आपको लगता होगा। देखिए, मैं पहली बात तो यह है कि इक़्तिदार, जिस पार्टी का इक़्तिदार है, मैं इक़्तिदार का हिस्सा नहीं हूँ। मैं एक साइलेंट स्पेक्टेटर की हैसियत से, पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से एनालिसिस कर रहा हूँ। मेरा इस गवर्नमेंट के हेल्म अफेयर में कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं पब्लिक में रहता हूँ, मैं पब्लिक पल्स को जानता हूँ। लोग बड़े डिस्टर्ब हैं। डॉक्टर शाह, क्या वजह है जो वादे इन्होंने किए थे वो पूरे नहीं कर सके आपकी पार्टी के? इसकी क्या वजह है? पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जिन हालात के अंदर एक मुल्क मिला, जो इस मुल्क के मुआशी हालात थे,
उन हालात के अंदर कोई अलादीन का चिराग लेकर आ जाए तो कुछ कर सकता है, अदरवाइज मैं नहीं समझता हूँ। डॉक्टर शाह, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी कहते हैं मैंने 22 साल स्ट्रगल की है। 22 साल स्ट्रगल करने के बाद क्या पीपल्स पार्टी का हफीज शेख ही उनको मिला था? बाकी जो लोग हैं, अगर मैं गिनती गिराना शुरू करूँ तो मेरे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाएगा। या पीपल्स पार्टी के हैं, या काफ लीग के हैं, या नून लीग के हैं। देखो, पार्टियाँ तो इस तरह ही बनती हैं। अगर पीपल्स पार्टी बनी थी तो क्या उस वक्त मुस्लिम लीग के लोग नहीं आए थे? क्या किसान पार्टी के लोग नहीं आए थे? पार्टियाँ इस तरह ही बनती हैं। डॉक्टर शाह, आपने कहा पार्टियाँ इसी तरह बनती हैं, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो इक़्तिदार में आने के बाद जो पहले 40 दिन हैं, उन्होंने मुल्क की बुनियादी पॉलिसियाँ तब्दील कर दी। यहाँ तो 3 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं है। और रियासत मदीना कभी वो कहते हैं बनाने हैं, कभी चाइना जाते हैं वो मॉडल बनाना है, वो क्लियर ही नहीं क्या करना चाहते हैं। सज्जाद तरीन, बदसहल हमें जानो, फिरता है फलक परसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। मैं नहीं समझता हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी के साथ कंपैरिजन किया जाए। डॉक्टर शाह, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आप मुझे ये बताएं कि क्या आप दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, अगर पीपल्स पार्टी की जानिब से आपको ऑफ़र की जाए तो? देखिए, पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्त मेरे पास आए थे। मैंने उनको एक ही बात कही थी। मैंने कहा मुझे पहला कसूर बता दो कि मैंने मुअत्तल क्यों किया। मुझे मेरा कसूर बता दोगे फिर मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि मेरी बिलावल से कोई इख्तलाफ नहीं। वो मेरे बच्चों की तरह, बिल्कुल मैं उसके लिए दुआ कहूँ। मेरा इख्तलाफ है तो आसिफ अली जरदारी साहब से, कि अगर आप अपनी पहली पब्लिक अपीयरेंस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप इसरार शाह की व्हील चेयर साथ रखें और साथ रज़ा रबानी को बिठाएं, आपको मुअत्तल करते हुए कोई रहम नहीं आया। नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। डॉक्टर इसरार शाह साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने अपनी 40 साल स्ट्रगल और जद्दोजहद के बारे में भी बताया, और उन्होंने ये बताया कि हुकूमतें किस तरह होती हैं, सियासी कारकुन क्या होते हैं और सरमायादार क्या होते हैं। इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।